हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हमने देखा था ताकि हम लोग समझ पाएं कि एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो किस प्रकार की होती है ना। एक असली डेमोक्रेसी कैसे क्या होती है, उसके क्या मुख्य फीचर्स होते हैं। तो इस कड़ी में वी हैव सीन दैट जो कॉमन फीचर्स हैं वो बेसिकली चार हैं, है ना। कि हु आर द रूलर्स, हाउ इज द इलेक्शन हेल्ड, पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इट इज। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू सिस्टम, one which we see is from United Kingdom, which we also follow in our own country, that is a parliamentary form of democracy, and the other is the example which we see in the American system of election, which is the presidential form of democracy. But we will discuss these distinction later on in other chapters. For today we will continue with the features. Till last class we had completed one person one vote and one value. So just a quick revision. रूलर्स हम लोग कि रूलर्स कौन है, तो ये फीचर्स क्या हैं। पहला है कि उस देश के रूलर्स कौन है जो डेमोक्रेसी में रूल कर रहे हैं, क्या सारे मेजर डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं या नहीं। तो जैसा पाकिस्तान का एग्जांपल हमने पढ़ा था कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, रूलर्स इलेक्टेड थे, लेकिन मेजर डिसीजन जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा लिए जाते थे। हेंस इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। सेकेंड हमने देखा था क्या इलेक्शंस फ्री और फेयर होते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें हमने उदाहरण देखा था चाइना का और मेक्सिको का, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो था वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, और एक प्रकार के मिलिट्री डिक्टेटर थे, और ऑपोजिशन को वो किसी भी इलेक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। उनके ऊपर खराब प्रकार का मीडिया चलाया जाता था और प्रेसिडेंट के पास सारे पावर थे जिससे वो अंडरमाइन करते थे ऑपोजिशन के सारे पावर्स को। थर्ड चीज़ हमने देखा था कि वोटर्स, है ना, क्या हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, क्या उस वोट का एक समान वैल्यू होता है या नहीं। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। इसका मतलब क्या है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। देखो स्टूडेंट्स की हर डेमोक्रेसी में हम लोग भारत के बारे में यही बोलते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, मतलब कि यहाँ पे कानून का शासन है। तो जो भी लॉज जो हैं जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं, क्या वो सारे सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं या कुछ स्पेशल सिटीजन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि अगर वहाँ पे जो उस देश में जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा है, वहाँ पे सारे लॉज हर व्यक्ति के ऊपर एक समान से लागू होंगे, देन इट इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी। अगर वहाँ पे कुछ लोगों को एग्जेम्पशन होगा कानून का पालन करने में, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि जिम्बाब्वे, जिसने कि इंडिपेंडेंस वाइट माइनॉरिटी से 1980 में पाई थी, उसके बाद वहाँ पे ZANU-PF एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया था और वो इलेक्शन जीती है। उसके लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे, जो कि उसके आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे शासन कर रहे थे। इलेक्शन जो थी वो भी रेगुलरली होती थी, लेकिन हमेशा ZANU-PF पार्टी ही जीता करती थी, और प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो पॉपुलर थे, लेकिन साथ ही में बहुत ही गलत तरीके की वो चुनाव भी लड़ा करते थे। सालों साल जब उनकी सरकार जो थी वो
कॉन्स्टिट्यूशन को उसके पावर जो है उसको कम करते जाती है और प्रेसिडेंट का जो अधिकार होता है उसको बढ़ाते जाती है और उनको लेस अकाउंटेबल कर देती है। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही। तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर चुना हुआ है हमारे देश में तो उसका जवाबदेही बनता है, पार्लियामेंट में जाके उसको जवाब देना पड़ता है। तो ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन देता है पार्लियामेंट को। तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि ये सारे जो पावर थे जो संविधान ने दिए थे कि जो लीडर इलेक्टेड होगा उसको जवाबदेही देना पड़े, वो सारे पावर कम कर दिए गए कि लीडर को कोई जवाबदेही, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो अपोजिशन पार्टी वाले थे उनको हैरेसमेंट किया जाता था, उनके मीटिंग्स को रोका जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो थे उसको इलीगल बना दिया गया था, मतलब कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होल्ड कर सकता था। ठीक है, एक ऐसा कानून भी बनाया गया था कि जिसके अंतर्गत कोई भी अगर प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उनकी आलोचना करेगा तो उसको पनिशमेंट मिले। टेलीविज़न और रेडियो जो थे वो सरकार द्वारा संचालित थे और खाली जो रूलिंग पार्टी थी वो जिस प्रकार के समाचार देना चाहती थी उसी प्रकार के समाचार वहाँ पे रेडियो और टीवी में चलते थे। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो थे उनको भी हरेसमेंट किया जाता था और यहाँ तक कि सरकार ने जो वहाँ की कोर्ट है उसका आदेश भी मानने से मना कर दिया था काफ़ी सारे केसेस में और वहाँ के जजों को भी प्रेशर डाला जाता था। बाद में 2017 में जिम्बाब्वे में मुगाबे की सरकार जो है उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। तो ये उदाहरण है जहाँ पे हमने देखा कि अगर सिर्फ एक लीडर जो पॉपुलर है, जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक ही हो, है ना। काफ़ी बार ऐसे पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती हैं वो बहुत अनडेमोक्रेटिक होती हैं। पॉपुलर लीडर जो होते हैं वो एक प्रकार के तानाशाही दिखाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी किसी भी देश में किस प्रकार की है, क्या वो असली डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं और साथ ही में ये भी देखना पड़ेगा कि चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद वहाँ का क्या सिचुएशन रहता है। क्या वहाँ पे नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अपोजिशन में हैं, उनको अपना काम करने दिया जाता है? क्या उन्हें अपना अपोजिशन का किरदार निभाने दिया जाता है इलेक्शन से पहले? तो ये देखने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टेट है, जो देश है, क्या वो सारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, रिस्पेक्ट करता है या नहीं। हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी में सिटीजन जो हैं उनके पास राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो क्या ये अधिकार उनके पास है या उनसे छीन लिया गया है? दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस देयर दीज इन पब्लिक, है ना। हम लोग जानते हैं हमारे देश में भी ये अधिकार है हम लोगों के पास कि हम लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, जो भी चाहें वो जनता के बीच में गवर्नमेंट के विरोध में या उसके सपोर्ट में बात कर सकते हैं, है ना। और एसोसिएशन और प्रोटेस्ट बुलाया जा सकता है। ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जानना है अगर आपको कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअली में डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनाव के पहले क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे करने दी जाती हैं, ये सारे अधिकार लोगों के पास होते हैं या नहीं है। एवरीवन शुड बी इक्वल इन दी आइज ऑफ लॉ, है ना। जैसा हमने कहा कि पहले कि हर व्यक्ति कानून के सामने उसका एक वैल्यू होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए और जो उनके अधिकार हैं वो जुडिशरी के द्वारा सुरक्षित किए जाने चाहिए। ये हम लोग आगे जुडिशरी को देखेंगे चैप्टर 6 में। ऐसे और कुछ कंडीशन भी हैं जिसे हमें पता चलता है कि जो कि सरकार चलाने के लिए अनिवार्य हैं चुनाव के बाद। जैसे कि जो कि एक डेमोक्रेटिक सरकार है वो उसके मन में जो भी आए वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके बाद इतना पावर नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत का उदाहरण लें तो क्या अगर कोई बहुत ही, मान लीजिए एक गवर्नमेंट है, एक पार्टी है जिसके 500 में से 400 सीट आते हैं, सुपर पॉपुलर पार्टी है, तो क्या वो कुछ भी कर सकती है, किसी प्रकार के कानून बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
चुनाव के बाद हमें ये समझने के लिए कि कोई भी देश सच में लोकतांत्रिक है या नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो जो नई सरकार बनी है वो संविधान के नियमों के दायरे के अंदर काम कर रही है या उससे बाहर निकल के काम कर रही है। क्या जो लोग हैं वो, जो सरकार है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है या नहीं है, और क्या वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स है या नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे देश में ही एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, CAG। ठीक है, उसी प्रकार ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, इसके जो भी, और जुडिशरी होता है। तो ये सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसे सरकार की कोई भी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, जो कि हमारे देश का CA होता है ना, जो एसेस करता है कि जहाँ पे हमारा पैसा लगा है वो सही तरीके से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में टेबल करता है। वो भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जिसको गवर्नमेंट के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होती है, गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती। तो ये सारे चीज़ें, ये मुख्य फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी में देखने और समझने वाले, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी देश जो है वो सही मायने में लोकतांत्रिक है या नहीं है। क्या वहाँ पे ये सारे मुख्य मुख्य चीज़ें वहाँ के शासकों द्वारा फॉलो की जाती है या नहीं की जाती है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है ये हमें फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर ले जाता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन सेट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट, है ना। तो जो आखिरी मुख्य फीचर है उसका समरी ये है कि एक लोकतांत्रिक देश जो है ये संविधानिक दायरों के बीच में ही शासन करता है और अपने सिटीजन्स, नागरिकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है और उसको और स्ट्रेंथन करता है। तो अब आते हैं हम लोग समरी डेफिनेशन में। स्टार्टिंग में हमने जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी का सीखा था वो था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जिसके रूलर जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। हमने लेकिन बाद में ये भी समझा कि ये जो डेफिनेशन है ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करने में डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में सफल है, लेकिन असली डेमोक्रेसी क्या है, उसके क्या मुख्य फीचर होते हैं, उसको समझाने में अभी भी असफल है ये डेफिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी किए और उसमें क्या क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो समझने की कोशिश की। Accordingly, democracy is a form of government in which ruler elected by the people take all the major decision, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है ये उस प्रकार की सरकार है जहाँ पे जो रूलर हैं वो सारे मुख्य डिसीजन जो होते हैं वो रूलर्स लेते हैं। इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर, है ना। जब चुनाव होता है तो वहाँ पे लोगों के पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोनों पक्षों का जो पावर में है उसका भी और जो ऑपोजिशन में है उसका भी पक्ष और उनकी गतिविधियां पूरी तरीके से चालू रहें चुनाव के दौरान, और लोगों के पास उनका दोनों ही पार्टी को सुनने का और उनको चुनने का ऑप्शन हो, है ना। मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी के पास भी ये मौका हो कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसको हरा पाए, तभी जाके वो चुनाव जो है फ्री एंड फेयर कहलाएंगे। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस, है ना। और तीसरा है कि जो वोट देने का अधिकार होता है या चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार होता है ये सारे लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए इक्वल बेसिस में, है ना। सब लोग जो हैं उनके वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति है जो वो चुनाव में खड़ा हो पाए और उसके पास जीतने का मौका भी होना चाहिए। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen rights, ठीक है। और जब लोग जो हैं चुनाव में अपना ये अधिकार का पालन करते हैं तो जो नई उस कारण से जो नई सरकार बनती है वो जो है वो संवैधानिक नियमों के दायरे में काम करे और नागरिकों का जो अधिकार है उसका पालन करे।
ठीक है, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें क्यों चुननी चाहिए, या डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर क्यों है, इसको चैप्टर इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले फ़ायदों पे फोकस करते हैं। दिस कॉन्वर्सेशन अच्छा, लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉइंट वाइज कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं। पहला है कि लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। दिस इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी के नुकसान पहले हम देखते हैं। तो पहला नुकसान ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब डेमोक्रेसी में हर 5 साल में या 4 साल में लीडर बदल जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे कि इनस्टेबिलिटी हो सकती है। जो देश है वो इनस्टेबल हो सकता है ना, वहाँ पे स्टेबल सरकार नहीं चल पाती। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए कोई सरकार है, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको करने में 5 से 10 साल 12 साल भी लग सकता है। तो क्योंकि सरकार बदल जाती है तो वो पिछले काम जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनस्टेबिलिटी हो जाती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, है ना। दूसरा बात है कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो क्या आपस में कंपटीशन करती हैं और एक दूसरे से सत्ता और पावर छीनने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि जो मोरालिटी है ना, वो कोई भी व्यक्ति नहीं मानता। इसी कारण मोरालिटी नहीं है, इस कारण करप्शन फैलता है और मिसयूज ऑफ पावर होती है। तो ये सब डेमोक्रेसी के कुछ कारण हैं। थर्ड पॉइंट है कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी जो है, हमारे देश की उदाहरण ले तो कोई भी कानून बनाना है तो उस पर डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन और डिबेट जो है, इसके कारण कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी सारा डिले होता है। जो काम एक पावरफुल लीडर एक दिन में एक कानून बना के कर सकता है, वो डेमोक्रेसी में क्या उसके ऊपर 6 महीने लग सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं, जैसे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन पार्लियामेंट, जिसके ऊपर काफ़ी समय डिबेट चला। अभी तक 20-30 साल से ये डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसी प्रकार से जैसे अभी ट्रिपल तलाक का मैटर था, वो काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसके ऊपर कुछ लॉ बनाए जाए। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन डिबेट भी चले, सालों साल चले, लेकिन कोई भी लॉ कम समय में नहीं, बहुत समय लगा इसको बनने में, 20-25 साल लगे, है ना। तो इस कारण डेमोक्रेसी जो है वो एक स्लो प्रोसेस है और वहाँ पे बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो चुने हुए लीडर हैं उनको काफ़ी बार होता है कि पता ही नहीं है कि जनता के हित में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी बार वो खराब डिसीजन ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, और डेमोक्रेसी में करप्शन की भी गुंजाइश होती है, क्योंकि एक प्रकार का ये कंपटीशन है जहाँ पे जो लोग हैं वो पावर में आने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, है ना। और एक और बात है कि हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे हम लोग जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उनके पास ही अधिकार है अपने लीडर चुनने का, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है। वही देश का भविष्य बता सकता है कि एक अच्छा लीडर चुन के आए तब देश का भविष्य बन सकता है, और एक खराब लीडर चुन के आए तो देश का भविष्य भी अंधकार में जा सकता है। ठीक है, तो अधिकतर लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में क्या इंटेलिजेंट लोग नहीं होते हैं, वो अपने जाति के अपने धर्म के नाम पे वोट देंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि खराब लीडर्स भी चुन के आते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल जो हैं उन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा है उनके लिए और क्या खराब है, इसलिए उनको इतना बड़ा अधिकार देना ही
सही नहीं माना जाता है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, जो बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी काफ़ी सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट जो है सोचिए कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी चीज़ है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण देखना पड़ेगा चाइना का। चाइना में 1958 टू 61 के बीच में फेमाइन आया था, बहुत ही भयानक सूखा पड़ा था और भूखमरी हुई थी। ये दुनिया के सबसे वर्स्ट फेमाइंस में से एक माना जाता है, जिसमें 3 करोड़ लोग जो हैं उनकी जान चली गई। तो इसी समय, इसी दौर में भारत जो था वो भी चाइना का पड़ोसी है। हमारी भी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम खराब थी, चाइना के समान ही थी। लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है उसको उस प्रकार की भूखमरी नहीं फैली थी जैसे चाइना में फैली थी। इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया तो उनको रिजल्ट ये मिला कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज जो हैं वो अलग थी। इस कारण से ही जो फेमाइन का असर था वो भी दोनों देशों के ऊपर अलग अलग था। इंडिया जो था वो एक डेमोक्रेसी था, है ना, और जब खाने की कमी हुई तो एक डेमोक्रेसी को क्या होता है, प्रेशर में आ जाती है, लोगों को खाना उसको देना पड़ता है। जबकि चाइनीज जो कि एक डेमोक्रेसी नहीं थी, उनके लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन उनके लीडर को की कोई जवाबदेही नहीं थी उन भूखे लोगों के प्रति। दे पॉइंट आउट दैट अ लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इंडिया जो था वो बेटर फेयर किया है इतने बड़े भूखमरी और सूखे की स्थिति में, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी था और चाइना में करोड़ों लोग मर गए, और उसका कारण ये था कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा लार्ज स्केल जो भूखमरी थी, खाने की कमी जो थी, ये किसी भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी में कभी भी नहीं हुई है। ठीक है, चाइना जो है, अगर वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, ऑपोजिशन पार्टी होती, फ्री प्रेस होता जो सरकार को क्रिटिसाइज करता, तो शायद इस प्रकार का भूखमरी वहाँ पे नहीं होती, इतने सारे लोगों का जान नहीं जाता। देखिए, चाइना जो है ऑटोक्रेटिक देश है, वहाँ पे फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्री प्रेस भी नहीं है जो कि सरकार के एक्शंस को जनता के सामने रख पाए, है ना। वहाँ पे जो सरकार कहती है प्रेस को वही लिखना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में। ये पहला उदाहरण। ठीक है, यही एक बेस्ट एग्जांपल भी है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो बाकी किसी भी प्रकार के सिस्टम से ज़्यादा बेहतर ही है। A non-democratic government may and can respond to the people, but it also depends on the wish of the people who rule, है ना। एक लोकतांत्रिक जो सरकार है, ये जनता के नीड्स पे रिस्पॉन्स दे सकती है, उसको उसकी पूर्ति कर सकती है। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, है ना। लेकिन उसी प्रकार अगर एक रूलर नहीं चाहता है कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा करे तो वो नहीं करेगा। ठीक है, एक जो डेमोक्रेसी में क्या है, एक लीडर जो है उसके लिए अनिवार्य है कि वो लोगों की जो है सहायता करे, है ना। एक ऑटोक्रेटिक रूलर जो है वो तो उसके ऊपर, उसके विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग जोंग है। ठीक है, अगर उसका इच्छा नहीं है कि लोगों को बेहतर काम मिले तो वो ध्यान नहीं देगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है कि उसके देश में बेहतर हॉस्पिटल बने तो वो नहीं बनाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यही चीज़ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है, है ना। डेमोक्रेसी में जनता का डिमांड है तो लीडर को काम करना पड़ता है। एक और कारण जो है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से बेहतर है, कि एक डेमोक्रेसी में हमेशा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन होता है और मीटिंग्स रखी जाती हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके कोई एक चीज़ में अपना दिमाग लगाते हैं
तो वहाँ पे मिस्टेक होने की गुंजाइश कम हो जाती है ना। इसमें डिमेरिट ये है कि इसमें समय लगता है, लेकिन इसका फायदे भी बड़े होते हैं और ओवर टाइम, है ना, जैसे जैसे समय बीतता है एक अच्छा निर्णय जो है वो ज़्यादा फायदा देता है। ठीक है, इसी कारण हम कहते हैं डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की जो क्वालिटी है वो डेमोक्रेसी में और अच्छी होती है ना। आप बताइए आप ही कि जब भारत जैसा देश है, यहाँ पे 10 पॉलिटिकल पार्टी मिलके अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो एक चीज़ तो सुनिश्चित ही होगा कि किसी भी व्यक्ति का, आम आदमी का हित नहीं खतरे में आएगा, है ना ऐसा। क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिखाना है जनता को कि वो प्रो पीपल हैं, है ना। यही चीज़ ऑटोक्रेटिक सरकार में कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और तीसरा ये भी बहुत ही मुख्य फीचर है जो कि डेमोक्रेसी के सपोर्ट करता है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं ना, जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं और जो झगड़ा होता है उसको सॉल्व करने में डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा बेहतर पाया जाता है ना। कोई भी सोसाइटी जो है वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंस होंगे ओपिनियंस के, और लोगों के हित जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। स्पेशली हमारा जैसा देश है जहाँ पे इतना सारा डाइवर्स सोसाइटी है ना, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग धर्मों का पालन करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली हमारे देश में तो खास तौर पे इतने डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे में ही डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी, क्योंकि ऐसे प्रकार के डिफरेंसेस को सॉल्व करने के जो दो तरीके होते हैं, या तो इसको ब्रूटल फोर्स से हम लोग ख़त्म कर दें, है ना, कि जबरदस्ती आर्मी भेज दिया जाए और जो भी डिफरेंसेस हैं उसको कुचल दी जाए। या दूसरा तरीका जो है कि हम लोग इस पे बात करें और उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। कोई भी एक डेमोक्रेसी में परमानेंट विनर नहीं होता है, ना ही एक परमानेंट लूज़र होता है। अलग अलग ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना सीख जाते हैं, और डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है, डेमोक्रेसी हमारे पूरे देश को इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, साथ ही में ये सारे जो तीनों आर्ग्यूमेंट हमने अभी तक देखे, ये जो है डेमोक्रेसी का एक असर है जो कि हमारे सरकार के और हमारे सोशल लाइफ की क्वालिटी को निर्धारित करती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू गवर्नमेंट, इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन्स, है ना। तो सबसे बेहतर आर्ग्यूमेंट है जो हमें बताता है कि क्यों डेमोक्रेसी बेहतर है, ये इसलिए नहीं है कि सरकार किस प्रकार की होती है डेमोक्रेसी में, है ना, बल्कि जो जनता है, जो सिटीजन है, उनको क्या फायदे मिलते हैं डेमोक्रेसी में। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मान लीजिए कोई डेमोक्रेसी है जहाँ पे बहुत अच्छा डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं वहाँ के लीडर, और ना ही बहुत अच्छी अकाउंटेबल सरकार भी है, तब भी जो है डेमोक्रेसी किसी और दूसरे फॉर्म से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को जो है उनकी डिग्निटी सुधरती है और ज़्यादा बेहतर होती है। डिग्निटी का मतलब है जो स्वाभिमान है हम नागरिकों का, वो कभी भी दबाया नहीं जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी है, और ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, है ना। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर आधारित होती है ना। इसका मतलब है कि चाहे वो सबसे ही गरीब और सबसे लीस्ट एजुकेटेड, है ना, सबसे कम पढ़ा लिखा भी आदमी क्यों ना हो, देश के लिए
वो उसका उतना ही वैल्यू होगा जितना कि एक रिच और एक एजुकेटेड व्यक्ति का होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है, जो जनता है, सिटीजन जो है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर्स, है ना। हम लोग प्रजा नहीं है किसी भी व्यक्ति के, रूलर्स के प्रजा नहीं होते हैं, हम लोग खुद ही रूलर्स होते हैं। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, है ना, हम लोग खुद ही रूलर्स हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, है ना। और जब भी जो जिन व्यक्तियों को हमने चुन के भेजा है वो अगर मिस्टेक करते हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है अपने एक्शंस की। आखिरी पॉइंट जो है, जो कि हमें बताता है डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, वो है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, है ना। डेमोक्रेसी में जो मिस्टेक्स किए जाते हैं, जो कोई भी सरकार जो गलतियां करती हैं, उसको सुधारने का मौका भी जो है वो डेमोक्रेसी के कारण ही मिलता है ना। कोई भी जो सरकार है वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि वहाँ पे गलतियां ना हो, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी की क्या खासियत है कि अगर सरकार से गलती होती भी है तो वो जनता से छुपी हुई नहीं रह सकती, जनता के सामने आ ही जाती है, ठीक है। तब जनता के स्पेस में आने पे उस कोई भी गलती जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा, उसको कैसे बदल सकते हैं इसके ऊपर बातें चलेंगी, है ना। और कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जनता में अगर होंगी तो लीडरशिप के ऊपर प्रेशर होगा कि उसको करेक्ट कर दें, है ना। जो गलतियां हैं उसको दोहराई ना जाए और उस पर सुधार किया जाए। तो इस कारण से डेमोक्रेसी जो है वो अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उनको सुधारने के लिए भी स्वयं ही एक्टिव होती है। डेमोक्रेसी में ये खुद के फीचर्स हैं कि वो अपनी गलतियां खुद सुधार ले। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए ही हम लोग डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं के लिए, और अब अगले क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे हम लोग।